Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is immunodeficiency. Immunodeficiency नाम से लग रहा है कि इम्यूनोडेफिशिएंसी के अंदर आपने इम्यून सिस्टम की कैपेबिलिटी को कम कर देना है। अब इम्यूनोडेफिशिएंसी कंजेनिटल भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। इम्यूनोडेफिशिएंसी को सही तरह समझने के लिए आपको एक बात तो पता है कि हमारा इम्यून सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है अडाप्टिव, एक होता है इन्नेट। चाहे वो अडाप्टिव हो चाहे वो इन्नेट हो, इनके अंदर टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों तरह की होती है। ठीक है, दोनों टाइप की इम्यूनिटी होती है। तो हम इसको इस टाइप से भी क्लासीफाई कर सकते हैं और दूसरी टाइप से भी क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन हम बुक वाले पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो जो इम्यूनोडेफिशिएंसी है दो टाइप की हो सकती है, एक होती है एक्वायर्ड, एक होती है कॉन्जेनिटल। एक हम लिख लेते हैं कॉन्जेनिटल या इन्नेट और दूसरी होती है एक्वायर्ड या अडाप्टिव। ठीक है, अब ये अडाप्टिव इम्यून सिस्टम नहीं आ रहा, अब ये कॉन्जेनिटल बता रहे हैं। अब कॉन्जेनिटल ये तो हमारे इन्नेट के अंदर भी मसला आ सकता है या अडाप्टिव हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर भी मसला आ सकता है, लेकिन उसका मेन कॉज कॉन्जेनिटल होगा, एक्वायर्ड कॉज नहीं होगा। तो जो कॉन्जेनिटल है तो उसको हम दो में डिवाइड कर देते हैं कि मसला आपका इन्नेट में आया या मसला आपका अडाप्टिव के अंदर आया। सेम इज़ अ केस फॉर एक्वायर्ड। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी हम इसके बाद देखेंगे। पहले हम कॉन्जेनिटल इम्यूनोडेफिशिएंसी को देख लेते हैं। अब हमने कहा था कि इन्नेट इम्यून सिस्टम है, चाहे वो इन्नेट हो चाहे वो अडाप्टिव हो, इनको हम सेल मीडिएटेड के अंदर करते हैं और इसके साथ हम लिखते हैं ह्यूमोरल रिस्पॉन्स या ह्यूमोरल मीडिएटेड। जो सेल मीडिएटेड है इसको मज़ीद हम कर देते हैं, ठीक है, सेल मीडिएटेड को, कि इसके अंदर हम फेगोसाइट लिख लेते हैं। फेगोसाइट्स आ जाते हैं इसमें, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस वगैरह, कॉम्प्लीमेंट्स आ जाते हैं, और इसके साथ फैगोसाइट के रिसेप्टर्स होते हैं जिनके ऊपर जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स पे होते हैं, जिनको बोलते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। तो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, ठीक है, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। अब इम्यूनोडेफिशिएंसी पढ़ रहे हैं तो इसमें पहला जो होगा सेल मीडिएटेड में, इसमें फेगोसाइट की डेफिशिएंसी होगी, कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी, या हो सकती है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। इनकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो सकता है। अब फैगोसाइट की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है, तो फैगोसाइट की डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन से डिजीज़ आ जाते हैं, अभी सिर्फ इनके नाम लिख लेते हैं। तो फैगोसाइट की डेफिशिएंसी की वजह से आ जाते हैं क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़, अभी सिर्फ नाम लिख लेते हैं। दूसरा आ जाएगा इसके अंदर, आ जाएगा शेडियक हिगाशी सिंड्रोम, शेडियक या शेडियक, जो मर्जी बोले, मैं शेडियक बोलूँगा, शेडियक हिगाशी सिंड्रोम। ये भी फैगोसाइट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तीसरा आपको देखने को मिलेगा वो होगा कि ल्यूकोसाइट की एडहियन करवानी है, तो ल्यूकोसाइट की एडहियन हो जाए, एडहियन डेफिशिएंट हो जाए, तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट एडहियन डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक हो गया। तो चौथी एग्जांपल आ रही है इम्यूनो डेफिशिएंसी के अंदर जो फैगोसाइट की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो वो आती है साइक्लिक न्यूट्रोपीनिया। साइक्लिक न्यूट्रोपीनिया हम देखेंगे, थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ नाम को नोट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी। कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से आपको कौन कौन से डिजीज़ का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक हो गया, कॉम्प्लीमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी है जिसमें कॉम्प्लीमेंट ओवर एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें हेरिडेटरी एंजियोएडिमा, C1 एस्ट्रेस इनहिबिटर की डेफिशिएंसी की वजह से, और पैराक्सिबल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया जिसका मेन कॉज था डेफिशिएंसी ऑफ ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल, जो असल में CD59 प्रोटीन को एनकोड करता था। ठीक हो गया। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स डेफिशिएंट हो जाते हैं। तो ओवर एक्टिव, पहले हम लिख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट के ओवर एक्टिव। तो ओवर एक्टिव के अंदर कौन कौन से डिजीज थे, हेरिडेटरी एंजियोएडिमा बताया, दूसरी तरफ पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। ठीक है, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। लेकिन जो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी किन किन की हो सकती है, C1 की, C3 की, C5 की, ठीक है, C5 की, या इसके अलावा लेट एक्टिंग कंपोनेंट्स की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, लेट एक्टिंग कंपोनेंट की। अगर C3 की डेफिशिएंसी हो रही है तो C3 की डेफिशिएंसी की वजह से स्टेफिलोकोकस ओरियस का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, स्टेफिलोकोकस का। और अगर लेट एक्टिंग कंपोनेंट C7, C8, C9 इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, जिसको मैक बोलते हैं, जो मैक बनता होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनता होता है जिसमें लाइसिस करवानी है, तो इसकी वजह से मेनिंजोकोकस और गोनोकोकस का
अटैक ज़्यादा सीवियर हो जाता है। तो निजेरिया का अटैक इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा लेट एक्टिन की डेफिशिएंसी की वजह से, और C3 की डेफिशिएंसी की वजह से स्टाफिलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर डेफिशिएंसी। अब वो कौन कौन से रिसेप्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है? कुछ रिसेप्टर इनेट इम्यून सिस्टम के सेल के ऊपर पड़े हुए होते हैं, जैसे आपको पता है कि टोल लाइक रिसेप्टर 5 ये हमारे इसके ऊपर मैक्रोफेजेस के ऊपर पड़े हुए होते हैं, और कुछ रिसेप्टर इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर पड़े हुए होते हैं, और इसके अंदर एग्जांपल आती है नोड की। ठीक है, किसकी एग्जांपल आती है? नोड की। टोल लाइक रिसेप्टर है, इसके साथ मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन है, ये भी सरफेस के ऊपर होती है। जबकि नोड और रिग हेलिकेस, नोड और रिग हेलिकेस भी हमने पढ़ा था, रिग हेलिकेस, ठीक है, सबसे पहले चैप्टर के अंदर, दूसरे चैप्टर के अंदर। तो ये आपके विद इन द साइटोसोल पड़े हुए होते हैं, विद इन साइटोसोल पड़े हुए होते हैं। तो ये इसका यहाँ तक तो हमारा कवर हो जाता है। अब इसके बाद बारी है ह्यूमोरल रिस्पॉन्स की। तो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स के अंदर आपने ठीक है, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, अब असल में ये था कि ह्यूमोरल असल में कॉम्प्लीमेंट था, ह्यूमोरल असल में क्या था? कॉम्प्लीमेंट था। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया, सेल मेडिएटेड में ये आना था, तो ह्यूमोरल में कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि केमिकल कॉम्प्लीमेंट है। अब अडाप्टिव, अडाप्टिव में भी सेल मेडिएटेड और ह्यूमोरल। अब मैं सीधा इसकी तरफ चलूँगा, टी सेल, बी सेल या कंबाइन टी और बी लिम्फोसाइट डेफिशिएंसी। अब टी सेल की डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन से डिजीज़ हो जाते हैं उनको देखना शुरू कर देते हैं। पहला जो डिजीज़ का नाम है उसका नाम है विस्कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम, विस्कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम। इसके बाद है इटेक्सिया टिलंजेक्टिजा, टिलंजेक्टिजा। इसके बाद है डाइजॉर्ज सिंड्रोम है, जिसको थायमिक एप्लेजी भी बोलते हैं, डाइजॉर्ज सिंड्रोम, डाइजॉर्ज सिंड्रोम। इसके बाद साइटोकाइन सिग्नलिंग डिफेक्ट है, ठीक है, साइटोकाइन सिग्नलिंग डिफेक्ट है। मेरे पास जगह खत्म हो गया है। जबकि बी सेल वाले में पड़ेंगे, बी सेल में कौन कौन से हो सकते हैं डेफिशिएंसी में? एक है ब्रूटोन, एक गैमा ग्लोबुलिनीमिया, जिसको आप कह सकते हो हाइपर गैमा ग्लोबुलिनीमिया, जिसमें गैमा ग्लोबुलिन कम हो जाएगी। IgE की डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर हाइपर IgM सिंड्रोम है, उसके साथ कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी है, ठीक है, या हाइपर IgM सिंड्रोम है। ठीक हो गया, मैं जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ कंबाइंड के अंदर आपको स्किड आ जाएगा, ठीक है, और दूसरे आ जाएंगे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एडिनोसिन माइनस की डेफिशिएंसी की वजह से। अभी जान हो रही है, तो अभी तक हमने कॉन्जेनिटल को का फ्लो चार्ट बना लिया है, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे